वेलकम स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम रेडिकल्स की बात करेंगे, रेडिकांड्स की बात करेंगे और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल्स खुद से देखेंगे और उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.3 है उसको सॉल्व करेंगे। रेडिकल्स और रेडिकांड्स की बात करनी है तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेडिकल किसे कहते हैं। बेसिकली ये जो साइन है रूट का, इसको रेडिकल कहते हैं। और इसके अंदर जो इक्वेशन या वैल्यू हम पुट करते हैं उस वैल्यू को रेडिकांड कहते हैं। और अगर इस रूट के साथ कोई और वैल्यू भी लगी हो यहाँ पे तो इस वैल्यू को हम इंडेक्स कहते हैं। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमें पता होनी ज़रूरी हैं। रेडिकांड, रूट यानी रेडिकल, और रेडिकल का इंडेक्स अगर कोई है तो। नॉर्मली जब हम खाली ये रूट लिखते हैं या ये बार बनाते हैं जिसको रेडिकल कहते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे होते हैं, स्क्वायर रूट की। तो अमूमन जब आप इसके नीचे डायरेक्ट कोई वैल्यू देखेंगे, ऐसे जैसे 16 मैंने लिखा है, यानी इस रेडिकल का रेडिकांड 16 है, तो यहाँ पे इंडेक्स मौजूद नहीं है। इंडेक्स मौजूद नहीं है क्योंकि इसको जब यहाँ पे इंडेक्स मौजूद ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये इस रूट की बात हो रही है जो कि स्क्वायर रूट है। चाहें तो 2 लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, तो बेसिकली अमूमन नहीं लिखा जाता। लेकिन बाकी 2 से ज़्यादा जितने भी रियल नंबर्स आएंगे, 2 से ज़्यादा के, 2 के लिए रूट की वैल्यू नहीं लिखी जाती या रेडिकल की वैल्यू नहीं लिखी जाती अमूमन, लेकिन लिख भी सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिख दी है। लेकिन इससे बड़े जितने भी हमारे पास इंडेक्स आएंगे तो वो इंडेक्स जो है वो यहाँ पे मेंशन करना रूट के साथ ज़रूरी है। स्क्वायर रूट है तो ये क्यूब रूट है। तो इसी तरह से ये आगे भी चलती जाती हैं वैल्यूज़। 4th रूट भी हो सकता है किसी वैल्यू का और 5th रूट भी हो सकता है। तो यहाँ इंडेक्स चेंज हो रहे हैं और रेडिकांड्स भी चेंज हो रहे हैं, इंडेक्स और रेडिकांड्स, और ये रेडिकल का साइन है। तो बेसिकली रेडिकल्स जो हैं या रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल एंट्रीज की बात हम करते हैं। एक रेडिकांड की, एक रेडिकल की और एक रेडिकल के इंडेक्स की। तो जब ये तीनों चीज़ें मौजूद हों तो फिर ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब इस रेडिकल इक्वेशन को या रेडिकल एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमने बात करनी है रेडिकल एक्सप्रेशंस की और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की, और इन्हीं को ही हमने इंटरचेंज करना है, बेसिकली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करना है। तो पहले अगर आपको कोई रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन हो, इसी की बात अगर कर लें, जो सबसे पहली वैल्यू हमने लिखी है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को कहा जाए तो बेसिकली जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, वो जो इंडेक्स है वो 1/3 की फॉर्म में लिखा जाता है। पॉइंट ये है कि आपने उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो जो इंडेक्स होगा उसको हमने जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये रूट ख़त्म हो जाता है
और जो इंडेक्स होता है वो बटे की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। इंडेक्स जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब इसका अगर हमने लिखना है इस रकम को, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है हमारा वो 4 है, रेडिकांड 16 है, तो 16 और 1/4। इस तरह से आप जिस भी रैशनल एक्सप्रेशन को चाहेंगे, रैशनल इक्वेशन को, उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये है कि हमें ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करना आसान हो जाता है। डायरेक्ट रूट लेना मुश्किल होता है, या हो सकता है ये ज़रा एक एलेबोरेटेड फॉर्म है। यहाँ अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब रेडिकल इक्वेशन को हम ले जाएं तो किस तरह से वो सॉल्व होती है। तो ये देखें, ये 27 बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको वो कह रहा है कि सॉल्व किसको करें, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को। तो जब मैंने सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैंने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी 327 को 27, ये रूट ख़त्म करना है प्राइमरीली। तो वो रूट ख़त्म करने के लिए जो इंडेक्स है वो पावर बन जाती है, और पावर बनती है उलट के, यानी कि ये डिनोमिनेटर में चली जाती है वैल्यू। अगर इसके ऊपर न्यूमरेटर नहीं है तो फिर ख़ुद से हम लगा लेते हैं 1। तो आप अगर इसको करेंगे हम सॉल्व, 27 के हम अब फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो ये 3 इसके बन गए। अब 27 की जगह पे मैं इसके फैक्टर्स लिख दूंगा, यानी 3 × 3 × 3 और 1/3। तो ये 3 है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3³ 1/3, क्योंकि मैंने बेसिकली सॉल्व करना है इसको, और कोशिश करनी है कि जो इसकी एक्सपोनेंट्स है, इसकी पावर है, इसको किसी तरह से ख़त्म कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये 3 बेस में है, यहाँ न्यूमरेटर में है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर मेरा आएगा 3⁻1 यानी कि 3। तो इस तरह से किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन को आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और कोशिश करनी है कि जो हमारी एक्सपोनेंट की पावर है उससे मैक्सिमम वैल्यूज़ कट हो सकें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी देखेंगे अभी। कह रहा है कि सॉल्व दिस रेडिकल एक्सप्रेशन। ये है 3 इंडेक्स है, 125 रेडिकांट है। तो सबसे पहले जब आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो ये 125 और ये इंडेक्स इधर पावर बनेगा, तो ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये 3/1 है, तो ये यहाँ 1/3 हो गया। अब इस 125 के फैक्टराइजेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, तो ये हमने देखना है कि ये 5 के टेबल पे जाता है। 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है 5 × 5 × 5 1/3। तो ये 5 3 है, तो ये 5³ लिख सकते हैं हम इसको। 1/3 इसकी पावर है, तो ये 3 और 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 1 = 5, 5⁻1 = 5। तो हमारा जो आंसर है, यानी 125 का जो क्यूब रूट है वो 5 है,
5 जो है वो 125 का क्या बना, क्यूब रूट। यानी कि 3 दफ़ा अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 125। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी देखेंगे। अगेन वो यही कह रहा है कि सॉल्व करें इस रेडिकल एक्सप्रेशन को। 5 अब यहाँ पे इंडेक्स है, 32 रेडिकांट है, तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो पहले आपने इंडेक्स को पावर बना लेना है, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है रेडिकल एक्सप्रेशन की। इसके बाद 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 गिन लें, 3 एंड 5, तो 2 पावर 5 बनता है ये, और 1/5 बाहर इसकी पावर है, तो ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1, और हमारा आंसर आएगा 2। तो बेसिकली 32 का जो 5th रूट है वो 2 है। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 32 हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से रेडिकल्स के कुछ लॉज भी हैं। अब हम इन लॉज को देखते हैं। कुछ लॉज हैं रेडिकल के जो हमें पता होने ज़रूरी हैं पहले इस प्रोसीड करने से पहले। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉज ऑफ द रेडिकल है, रेडिकल्स हैं। तो सबसे पहला लॉ ये कहता है कि अगर ये एक इंडेक्स है डिनोटेड बाय n और ये जो हैं वो दो आपस में मल्टीप्लाई होते हुए रियल नंबर्स हैं रेडिकांट्स के तौर पर, तो यहाँ पे जब हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं NA इंटू NB। तो किसी भी वैल्यू को मसलन ये 3 और 27 की बात ही अगर करें, 3 और 3 इंटू 5 की बात अगर करें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 5। तो ये दोनों बेसिकली एक ही बात है। तो ये पहला लॉ है। बेसिकली जब हमें सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है क्वेश्चंस की तो फिर ये लॉज हमारे जहन में होने चाहिए, क्योंकि इनको यूज़ करते हुए हम बहुत से क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह से अगर कोई n इंडेक्स है रेडिकल का और डिवाइड हो रही है दो रियल नंबर्स रूट के अंदर, तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, तो ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा अगर हम इसको ऐसे लिखें कि NA डिवाइड बाय NB, यानी कि अगर ये 3 रूट है 8 पे और 27 पे, तो आप सेपरेटली 3 रूट 8 और क्यूब रूट 27 भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क सिचुएशन पे नहीं पड़ेगा। हाँ, एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देगा। अब अगर इसको सॉल्व भी करना पड़े तो यहीं पे सॉल्व इसको करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। 8 1/3 और 27 की 1/3, इन दोनों के फैक्टराइजेशन कर लें। पहले 8 की करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, इसके फैक्टर्स। 27 की करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। 2 क्यूब 1/3 एंड 3 क्यूब 1/3।
ये 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा 2/3। तो इस तरह से हमने इस लॉ को यूज़ करते हुए थोड़ी अपने लिए आसानी पैदा कर ली और सिंप्लीफाई कर लिया। बेसिकली लॉज जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन है, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो सके, हम क्वेश्चंस को जो है वो आसानी से के सॉल्यूशंस की तरफ हम आसानी से प्रोसीड कर सकें। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस लॉ को यूज़ करते हुए। अब हम इसके नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। लॉ नंबर, काफ़ी सारे लॉज हैं, हम जो बहुत ज़रूरी हैं या बहुत बेसिक नोयत के हैं या जो लाजमी पता होने चाहिए उन्हीं को देखेंगे। लॉ नंबर 3 सेज कि अगर 2 पावर्स आ गई हैं, 2 हमारे पास इंडेक्सेस आ गए हैं, ये देखें। अब ये पहले a का nth रूट है और उसके बाद उसका m रूट है, तो बेसिकली यहाँ 2 रूट्स आ गए हैं। तो ये भी कहीं पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में ये सिनेरियो भी डेवलप हो सकता है। तो बेसिकली आप इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख सकते हैं। इस तरह से फिर हमारी कैलकुलेशन हमें करने में आसानी होगी। जैसे कि ये 3 हो, क्यूब रूट और फिर स्क्वायर रूट हो और अंदर जो रेडिकांट है वो 4 हो, तो आप 3 × 2 6 और बेसिकली ये 6 रूट बना इस 4 का। जो इनको है हमने दोनों इंडेक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों रूट्स के दोनों इंडेक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको जब मज़ीद कैलकुलेशन कहीं करनी पड़े तो इसको कर सकते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैंने आपके सामने लिखी है। इसका क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने लगेंगे, अगर कहीं पे कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें कि इसके क्वेश्चन एक बना लेते हैं ख़ुद से। अब देखिएगा कि अगर ये हो, यही रूट्स हों 3, 2 और यहाँ पे 36 हो रेडिकांट। अब इस रूल को यूज़ करते हुए मैं सॉल्यूशन, अब इस क्वेश्चन को वो कह रहा है सॉल्व करें, रेडिकल्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करें। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है इस रूल को अप्लाई करते हुए। तो ये 36 आ गया। तो 36 के मैं फैक्टर्स बना लूँगा, 2 18, 2 9, 3 3 और 3 1। तो यही फैक्टर्स मैं लिख दूँगा 36 की जगह पे, 2 2 3 × 3। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सूरत हाल अब बन रही है वो ये है कि 6 बाहर इंडेक्स, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये सूरत हाल बन रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप इसका क्या ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे, ये इंडेक्स ख़त्म करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 2 2 3 2 एंड 1/6। अब इसको मज़ीद अगर आपने सॉल्व करना है तो ये 2 3 6 होगा, तो 2 क्या बनेगा 1/3 डॉट, इसी तरह से 2 3 6 होगा, तो 3 के ऊपर भी क्या आएगा 1/3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन आ गया, 2 पावर 1/3 डॉट 3 पावर 1/3। तो इसको आप अगर एक स्टेप और सॉल्व करना चाहें तो ये बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर सेम हो तो जो बेसिस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा और 6 पावर 1/3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया है। जब हमने यहाँ से क्वेश्चन को चलाया तो उसके बाद सबसे पहले फैक्टराइजेशन की, 2 का स्क्वायर बना, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर बना लिया। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करना था तो मैंने इस रूट को, रेडिकल इक्वेशन को अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चला गया ताकि मैं पार्ट्स को कट वगैरह कर सकूं। तो बेसिकली जो पार्ट्स को कट किया है मैंने वो इस तरह से किया है। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपको लग रही है, अब ये रूल को अप्लाई करते हुए ये यहाँ पे हमने रूल लिखा था कि अगर 2 रेडिकांड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये देखें उनको आप क्या लिख सकते हैं, अलग-अलग भी। तो मैंने बेसिकली यही किया है। यहाँ पे 6 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 3 × 2। तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म अलग बनेगी, इसकी और इसकी अलग बन जाएगी। 2 स्क्वायर 1/6 इसकी मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर 1/6 इसकी। अब यहाँ आप देखें 2 3 × 6, 2 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1/3। तो एक रूल अभी शायद आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है तो मैं बता रहा हूँ कि अगर पार्ट सेम हो तो बेसिस आपस में ज़रब खा सकती हैं। तो 2 × 3 1/3 आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 6 पार 1/3 इसका आंसर होगा। तो देखें आपने इस रूल को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फोर्थ लॉ की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉ ये कहता है कि अगर इंडेक्स और रेडिकांड की पार, रेडिकांड यानी कोई रियल नंबर ए, उसकी पार जो है वो सेम हो, इंडेक्स और पार की वैल्यू सेम होगी, इंडेक्स और पार की वैल्यू सेम होगी, तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो रेडिकांड ही रिकवर हो जाएगा। क्योंकि जब आपने रूट ख़त्म करना है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है, तो जो इंडेक्स है वो 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी उलट जाएगा। तो उसकी वैल्यू अपनी भी जो थी, यानी पार जो थी, पार एक्सपोनेंट जब वो रूट के अंदर था रेडिकांड, वो भी सेम है जो इंडेक्स है। तो फिर इस केस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वही ए पार 1 या वो रियल नंबर पार 1 आएगा। इसको अगर देखना हो तो ये 3 से लिखते हैं। 2 तो बेसिकली हर रूट के लिए होता ही होता है, उसको हम यूज़ नहीं करते, तो 3 से लिख लेते हैं। 3 रियल नंबर भी कोई लिख लेते हैं 2, और इसकी जो पार है या इसका जो एक्सपोनेंट है वो 3 ही है। यही वो सिनेरियो आपको बता रहा है कि जो इंडेक्स है वो भी सेम होगा और रूट के अंदर जो रेडिकांड है उसकी पार या उसका एक्सपोनेंट जो है वो भी क्या होगा, सेम। तो अब यहाँ पे हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है तो 2 पार 3 और ये जो इंडेक्स है ये 1/3 हो जाएगा एज़ पर रूल। तो इस केस में ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रेडिकांड ओरिजिनल जो है, रेडिकांड है जो, वही आंसर होगा। जो पार्स हैं, जो एक्सपोनेंट है वो बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। जो इंडेक्स था जो अब एक्सपोनेंट बन गया वो, क्योंकि वो अंडर रूट की क्योंकि वो 1 की फॉर्म में लिखा जाना है, उसे उलट जाना है इंडेक्स ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनते हुए, कन्वर्ट होते हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक लास्ट रूल रह गया है, 5th वन, इसको भी देख लेते हैं। ये कहता है कि अगर डिफरेंट हों, यहाँ सेम के केस में बात की है कि अगर इंडेक्स भी सेम है और रियल नंबर की पार भी सेम है तो हमारा आंसर जो है हमेशा वो
रियल नंबर यानी रेडिकांट होगा। जब डिफरेंट होगा तो फिर आपके पास आंसर भी डिफरेंट आएगा। यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि आंसर तो डिफरेंट होगा ही होगा, इसके सॉल्यूशन डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर एक रेडिकांट है, उसकी एक पार है, वो पार जो है वो इंडेक्स से डिफरेंट है, तो आप इसको दूसरे सिनेरियो में इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उसको ब्रैकेट में कर दें सारे को, यानी कि वो जो पार है ओरिजिनली जो उस रियल नंबर पे है, जो रेडिकांट है, वो इंडेक्स की भी पावर बन जाएगी। तो ये भी एक सिनेरियो है जो कि एक लॉ ऑफ रेडिकल है, और इसको भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज़ करेंगे, और इससे होगा ये कि ये हमें हमारे सॉल्यूशन सॉल्व करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर इसको यहीं पे अगर देख लें तो यहाँ पे हम पहले एक पावर n की जगह पे मैंने 3 लिख दिया, एक रियल नंबर है, इसको 4 कर दें यानी रेडिकांट, और अब m जो है इसको मैं 5 कर देता हूँ यानी 4 की पावर 5, और इंडेक्स जो है वो 3। इसको अगर हम इस तरह भी लिख दें 3 4, और ये जो पावर है ये इसकी भी शुमार हो हिस्सा, दिस विल नॉट मेक अ डिफरेंस। तो बेसिकली वो यहाँ पे यही बात बताना चाह रहा है। तो मेरा ख्याल है कि लॉस के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी के लिए काफ़ी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ पे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक दो और बातें भी बतानी ज़रूरी हैं, वो भी हमारे इल्म में इजाफे के लिए ज़रूरी हैं। इसको बेशक आप लॉ नंबर 6 लिख लें। इसमें वो बात ये कर रहा है कि अगर जो रेडिकांट्स हैं वो 2 हैं और वो आपस में ऐड हो रहे हैं, 2 हैं और आपस में ऐड हो रहे हैं और डिफरेंट हैं, ये याद रखिएगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये नहीं लिख सकते। ये जब रियल नंबर्स डिफरेंट हैं रूट के अंदर और वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस केस में आप उनको इस तरह से अलहदा करके नहीं लिख सकते। ये एज़ पर रूल अलाउड नहीं है। ये देखिए, दिस इज़ नॉट अलाउड। इसको मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई तो सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, अगर हम n को कंसीडर करें 3, a को 4 और b को 3, तो यहाँ अगर हम इस सिनेरियो के मुताबिक एक बनाएं 3 4 मनफी 3 3, तो इस तरह से अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा से अब यहाँ पे ये बनेगी सूरत हाल, ये 4 का रूट लें, 4 को लिखते हैं फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो 2 इंटू 2 है -3, 3 के फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो ये बना 3 2 स्क्वायर -3 3। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाने लगा हूँ, 2 स्क्वायर एंड 1/3 -3 एंड 1/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पार्ट्स जो हैं, अब ये 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये बन जाएगा 2 2/3 -3 1/3। तो पार्ट्स जो हैं रूल के मुताबिक आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो ये है इसका सॉल्यूशन, जो कि गलत है। हमने 3
और रूट के अंदर 1, इसका सोल्यूशन ये है, ना कि वो। तो बेसिकली इस तरह से आप इनको तोड़ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब रियल नंबर्स दो अंदर डिफरेंट हो यानी रेडिकांट्स, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। और अगर सेम हो तो तब भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तब जो है उस केस में भी हमारा आंसर जो है वो डिफ़र कर सकता है। इन लॉस को देखने के बाद अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। और 2.3 पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है, ये बल्कि 2-3 हैं, कि अगर वो आपसे सॉल्व करवाए तो वो आपसे कैसे सॉल्व करवा सकता है। वो आपको यही कहेगा कि ये क्वेश्चन, ये एक वैल्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने शुरू में ही सॉल्व तो वैसे किए हैं, हमने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं। आपने 2 2 2 2 2 1, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यानी 2 क्यूब। अब ये 2 क्यूब जो है ये यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन बना। इसको आप मज़ीद अगर कुछ करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये क्योंकि स्क्वायर रूट होता है तो 2 का एक स्क्वायर बना लें और एक 2 जो है अलहदा लिख दें। इस तरह से क्या होगा, ये रूट ना ख़त्म कीजिएगा, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। और ये वाला 1 2 जो है ये 1 है इसकी पावर, तो ये इसे कैंसिल नहीं होगा, ये 2 पावर 1 के साथ अंदर ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ख़ुद अपनी प्रैक्टिस के लिए आप करने की कोशिश करें। हम अब जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको हल कर पाते हैं या नहीं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.3, और इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल फॉर्म। दोनों इंटर कन्वर्ट करनी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से वो ये है 3 - 64। अब ये जो है एक रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो -64 1/3। पार्ट 2 इसका कहता है 2 3/5। तो ये 2 3/5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको जब हमें रेडिकल में करना है तो ये बिल्कुल इसका उल्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो 5 है बेस में, ये इसकी रूट बन जाएगा, और ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगी, किसकी, रेडिकांट की। 3/5 ये इस तरह से है 2। अब आप इसको अगर खोल कर देखेंगे तो ये 2 3 और 1/5 होगा। 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 और बेस में 5, तो ये 3/5 वही आपके पास रिकवर हो जाता है। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो इंडेक्स बन जाएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो वापस जब आएगा तो फिर न्यूमरेटर में हो जाएगा। पार्ट 3 इसका कहता है -7 1/3। अब ये बेस में जो वैल्यू है एक्सपोनेंट की, ये इंडेक्स बन जाएगी और ये रेडिकांट बन जाएगा जो रियल नंबर है, और ये इसकी पावर 1 रहेगी।
तो ये इस तरह से होगा। जो पार्ट 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का कहते हैं y -2/3 है, तो 3, अब ये जो 3 है ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ बेसिकली जो है उसने माइनस इसके साथ लगाया है, उसने वैसे तो 2 के साथ दिखाया है, तो ये जो है 3 रूट होगा, नेगेटिव में रूट नहीं होगा, रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही होता है, तो जो ये y है इसके साथ -2 होगा। तो ये इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बल्कि इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि टेल वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो मैं पहला सिनेरियो लिख रहा हूँ, 5 1/5 इज़ इक्वल टू √5। तो ये आप देखें अगर, तो ये क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? तो ये कैसे लिख दिया इसने? इसको अगर आपने लिखना होगा तो आप ये जो बेस है एक्सपोनेंट की, ये इंडेक्स बन जाता है, तो ये बनेगा 5, 5 और 1। ये इसने जो लिखा है ये गलत है, ये फॉल्स है। इसी तरह से जो पार्ट 2 है वो कह रहा है 2/3 इज़ इक्वल टू 3√4। तो लिख के देख लेते हैं। ये जो 3 है इसने इंडेक्स बनना है, और ये 2 और 2 जो है ये इसकी पार है। तो 2 है ये कितना होता है? 4। तो ये बिल्कुल ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसी तरह से इसके पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि 49 का अंडर रूट लिया जाए, या स्क्वायर रूट लिया जाए, तो क्या √7 है, तो √7 49 के फैक्टर्स बनाएं, 7 × 7 अंडर रूट में, तो ये बना 7 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कट गए आपस में, तो आंसर कितना आया? 7 अंडर रूट नहीं आएगा, खाली 7 आएगा, तो ये भी फॉल्स है। इसके बाद पार्ट 4 है। वो कहता है कि 3x27 क्या x³ के बराबर है? तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं। x27 1/3, 27 के फैक्टर्स बना लें, तो ये इसके फैक्टर्स बनते हैं 3 × 3 × 3, तो 20, और ये बाहर 1/3 वैसे ही लिखा रहेगा। तो ये कितना बना? x3 जो है वो कितने हुए? 3, तो ये 1/3 साथ बाहर, तो ये जो इसकी पार है 3 की ये कट जाएगी, तो आपके पास x3 ही बचेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 और -125 है, रेडिकांड। -125 इसको पहले सोल्यूशन की तरफ जाना है, तो -125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये 1/3, 125 के आप ले लें फैक्टर्स, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, -5³ 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और -5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट 2 है। 4 इंडेक्स है, 32 रेडिकांट है, 32 के फैक्टर्स बनाएं। 2 से शुरू करना है, 2 16, 2 8,
2 4 2 2 2 1, 2 कितने हुए 5, 4 2 5। तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, 2 5 1/4। तो ये आप देखेंगे कि 2 8 = 16, 2 2 = 4, 2 2 = 1 2 3 4 और 5। तो बेसिकली 32 जो है 2 5 1/4 यही इसका आंसर है। इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक स्टेप और चाहें तो वैसे कर सकते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से, 5 1 = 5 ही रहेगा और 5/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर बनता है बेसिकली। पार्ट 3 जो है इसका, वो कहता है कि 5 3/√32 इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं, 3/32 1/5 यानी कि 3 1/5 / 32 1/5। तो 3 के तो फैक्टर्स बन नहीं सकते, 32 के बन सकते हैं। 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5 2 हैं 3 1/5 डिवाइडेड बाय 2 5, यानी मैंने 32 की जगह 2 पावर 5 लिख दिया। तो ये बनेगी सूरत हाल 3 1/5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो ये 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है। और अगर आप ज़्यादा इसको एक स्टेप अहेड करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि 3 1/5 और 2 को न्यूमरेटर में ले आएँ। 2 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो 2 के साथ 2 की पावर यहाँ 1 है, ऊपर आके पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 कहता है 3 8 27 माइनस के साइन के साथ इसको कहता है सॉल्व करें। सबसे पहले चाहें, बल्कि करना भी यही चाहिए कि पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें 1/3, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी लिखा जा सकता है -8 के साथ भी 1/3 है और -27 -2 दफ़ा ना लगाएं, 27 1/3 है। माइनस को बाहर लिख दें, जिससे ये पता लगेगा कि ये दोनों के साथ है। क्योंकि इसके साथ अलहदा करेंगे, इसके साथ अलहदा डिवाइड करेंगे माइनस, तो वो कैंसिल करना पड़ेगा, वो प्लस में हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ये 8 के फैक्टर्स बनाएं, 2 2 2 4 = 8, 2 2 = 2 और 2 1 = 2, 2 क्यूब। तो ये बना 2 क्यूब 1/3। 27 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 क्यूब 1/3। ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2/3, साइन क्या होगा माइनस का। तो इसका ये आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 हमने सॉल्व की है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।